मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गई एक नया सेशन लेके। खान सर का जो ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट आया है उसका हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 2 आप सभी के सामने लेके आया हूँ। तो चलिए, अगर प्रैक्टिस सेट आप 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है जीके प्लस जीएस खान सर ग्रुप डी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में। जैसे कि आप अनअकैडमी के बारे में जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी पे आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारा आइकॉनिक जो फीचर जो है वो आपको मिलता है। अगर आप अनअकैडमी से कोई भी परचेज करते हैं तो हमारा रेफरल कोड सारन 10 जो है आप लगा सकते हैं। क्या लगा देंगे? सारन 10 लगा देंगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ एक कॉम्बेट ऑफर भी आया है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आइकॉनिक फीचर में आपका है कि इसमें लाइव क्लास में आप डाउट अगर आप पूछना है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो अनअकैडमी ऐप से डाउट फीचर जो है उसमें क्रॉप करके डाल सकते हैं। वहाँ आपको राइज हैंड अगर आपको लाइव क्लास में राइज हैंड का ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे आस्क ए डाउट है कि आप, वही मैं बता रहा था कि अनअकैडमी ऐप से आपको सिंपली क्वेश्चन को ऐड कर देना है और आपका डाउट क्या आ जाए आपको शो कर दिया जाएगा। उसी तरीके से अगर आप कोई भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, अभी एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप अनअकैडमी पे जाके अपना गोल सेलेक्ट करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लिंक जो है सब्सक्रिप्शन का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको लेना है तो जाके ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो भारत में 22 दिसंबर जो होता है ना, 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। ठीक है, और फिर यहीं से धीरे धीरे बढ़ते जाएगा दिन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस जो होता है भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन जो थे, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? तो भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों के साथ क्या किया है? समझौता फिलीपींस के साथ किया है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया? तो देखिए, जो इंदिरा आवास योजना था ना, इसे ही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सृजन कर दिया गया। इंदिरा आवास पहले योजना था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच 2021 में प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो ये ब्रिटेन ने। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिटेन देश के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दिया है। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो होता है ये खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय सिराजुद्दौला जो था ये बंगाल का नवाब था। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि AMRUT इनमें से किससे संबंधित है? तो ये आपका मूलभूत नागरिक सुविधाओं से संबंधित है, मूलभूत नागरिक सुविधाओं से। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये सब क्या नाम है NTPC में पूछा गया प्रश्न है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये आपका पेरिस में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नेहरूजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट, सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो ये आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे यानी कि सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा की थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग किसके बराबर होता है? तो अक्षांश का 1 डिग्री जो होता है वो 111 किलोमीटर के क्या होता है? बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस देश की सेना ने फरवरी 2021 में तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है? तो किसने? तो म्यांमार ने। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? तो ये पंजाब के। तो ऑप्शन मैंने हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपको 20 जून को रिफ्यूजी डे मनाया जाता है, विश्व रिफ्यूजी डे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देश के एक वैज्ञानिक ने 2021 में एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये चीन के वैज्ञानिक ने। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने 14 सितंबर 2021 को बाजरा मिशन लॉन्च किया? तो बाजरा मिशन लॉन्च छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, हाल ही में किया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 2021 में भारत के कौन से स्पिनर भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले एवं कपिल देव के बाद तीसरे स्थान पे पहुंच गए हैं? तो रविंद्रचंद्र अश्विन जो हैं ये अनिल कुंबले और कपिल देव के बाद तीसरे स्थान पे पहुंच गए हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। गतिमान वस्तु का वेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। गतिमान वस्तु का संवेग उसका आयतन और वेग पर निर्भर करता है। देखिए संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर mv होता है, यानी कि हम कह सकते हैं उसके मास पे और वेलोसिटी यानी कि द्रव्यमान और वेग पे निर्भर करता है। तो गतिमान वस्तु का संवेग क्या हो जाएगा? उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। कार्य किस पर निर्भर करता है? विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, प्रयुक्त बल पर या वस्तु के द्रव्यमान पर। देखिए
काट जो होता है W बराबर क्या होता है एफ एस कॉस थीटा कह सकते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो विस्थापन पर डिस्प्लेसमेंट पे तो होता ही है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर होता ही है, और प्रयुक्त बल पर होता है, वह द्रव्यमान पर नहीं होता है। क्या होता है, द्रव्यमान पर नहीं। तो हम कह सकते हैं ए बी और सी ही सही होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो हम कह सकते हैं पीबी और एचजी जो होते हैं ये ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है, वो क्या होता है, उनके द्रव्यमान के गुणन के व्युत्क्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती, उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच के दूरी के वर्ग के अनुपातिक। ये वही है जी बराबर क्या होता है M1 M2 बट्टा आर स्क्वायर, यानी M1 M2 द्रव्यमान के गुणन के क्या होगा, अनुपातिक होगा, और इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर की वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर हो तो इसका आवर्धन क्या हो जाएगा। अब यू हमारे पास दे दिया है 10 सेंटीमीटर, आर दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो फोकल दूरी क्या हो जाएगी एफ बराबर R/2 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5। ठीक है, दर्पण सूत्र से अगर देखें एफ का मान आ गया तो हम जानते हैं दर्पण सूत्र के अनुसार 1/f बराबर लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u। अब 1/f का मान कितना है 1.2.5, v का मान हमको नहीं पता है, u का मान 1/10 पता है। तो यह कह सकते हैं यहाँ से v का मान हम निकाल लेंगे, v यहाँ रहेगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2.5 माइनस 1/10। इसका एलसीएम अगर देखेंगे तो 25, 2.5 10, अगर इसका 10 ही हो जाएगा तो ये 4 माइनस 1, ये 4 माइनस 1 हो जाएगा यानी कि 3/10, यानी भी का मान अगर देखें तो 10/3 आ गया। तो m बराबर क्या होता है, आवर्धन होता है m बराबर v/u, आवर्धन v/u होता है। v का मान कितना है 10 है, v का मान 10/3 है, u का मान 10 है, 10 काट दीजिए 1/3 यानी कि 0.33 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत नहीं है कह रहा है। एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वह H+ आयन की बड़ी मात्रा में उत्पाद करता है HCl H2SO4 HN3। एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों की कम मात्रा में उत्पादन करता है। और उदाहरण के लिए CH3 COOH H2CO3 H2SO3, यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों कथन जो होगा वो क्या होगा, दोनों सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका ए बी और दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों के लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है, इस नियम को डोबेराइनर के त्रिक नियम से जाना जाता है। ठीक है, डोबेराइनर के त्रिक नियम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डैश सबसे तन्यशील धातु होता है। तो एरम जो होता है सबसे तन्यशील धातु होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछ रहा है उत्क्रमण असर उत्क्रमणीय अभिक्रिया जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उनमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और उनकी गंध
और स्वाद बदल जाते हैं। यदि किसी अभिक्रियाशील धातु के पृष्ठ पर हवा, पानी या उसके आसपास के अन्य पदार्थों का प्रभाव पड़ता है तो इसे संक्षारित होना कहा जाता है। तो देखिए क्या होता है कि केवल बी ही सत्य है। यदि किसी अभिक्रियाशील धातु के पृष्ठ पर हवा, पानी या उसके आसपास अन्य पदार्थों का प्रभाव पड़ता है तो इसे संक्षारित होना कहा जाता है। सिर्फ केवल बी यहाँ पे सत्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि डैश धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। तो सोडियम जो होता है ये धातु ठंडा जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर लेता है। यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 2 SO4। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? तो पीतल जो है ये तांबा और जस्ता से बना एक मिश्र धातु है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य अयस्क है? तांबे का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो चेल्कोपाइट जो है ये तांबा का मुख्य अयस्क होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, चेल्कोपाइराइट। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध पाया जाता है, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र की बात की जाए तो आप कह सकते हैं CnH2n+2 क्या होता है, एल्केन का होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में नहीं पाए जाते हैं। तो टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में फूल जो होता है, फूल नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। शरीर के किस भाग से पीतरस का उत्पादन होता है? तो पीतरस कहाँ से उत्पादन होता है? तो यकृत से, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो यकृत में क्या संचित किया जा सकता है? तो विटामिन ए यकृत में संचित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का उपयोग जो होता है वो कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र का अध्ययन से गहरा संबंध है? तो एंथ्रोपोलॉजी जो होता है वो जंतु विज्ञान के शाखा मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से क्या है, गहरा संबंध है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यानी एक कोशिका साइटोप्लाज्म द्वारा जिस झिल्ली से जुड़ा रहता है उसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में डैश द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। तो ये KM मुंशी यानी जंगलों के संरक्षण के लिए 1950 में KM मुंशी द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी, ताकि महोत्सव में लोग शामिल हों और वन को काटने से रोकें, जिससे पर्यावरण हमारा क्या रहे, अच्छा रहे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि EEPROM का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए EEPROM का फुल फॉर्म देखा जाए तो ये आपका है इलेक्ट्रिकल, इसका देखा जाए तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या है, रीड ओनली मेमोरी, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही है। ई से मतलब
इलेक्ट्रिकल, ई से इरेजेबल, पी से प्रोग्रामर, आर से रीड ओनली मेमोरी। जैसे रूम की क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, तो रूम से तो रीड ओनली मेमोरी हो गया, ई से इरेजेबल हो गया, ई से इलेक्ट्रिकल हो गया, ई से इरेजेबल हो गया, पी से प्रोग्राम हो गया, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।